हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोट्साला। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। पिछले वीडियो में हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, पढ़ लिया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आप देख लो जाकर। तो आज हम लोग करेंगे उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट विल बी परचेज ओनली इफ़ इट इज़ परसीव्ड टू बी गिविंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मनी। नेम द फीचर ऑफ मार्केटिंग रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रोडक्ट तभी खरीदा जाएगा जब हमें मनी के बदले ग्रेटेस्ट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मार्केटिंग का कौन सा फीचर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये हमें बताना है। सो यहाँ ऑप्शन है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म या फिर नीड्स एंड वांट्स। तो इसका आंसर है कस्टमर वैल्यू। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कस्टमर वैल्यू के फीचर्स को रिफ्लेक्ट करती है, विच मीन्स जिसका मतलब है कस्टमर कंपेयर द बेनिफिट अ प्रोडक्ट ऑफर विद द प्राइस दे पे फॉर इट। तो जिस प्रोडक्ट के लिए वो प्राइस पे कर रहे हैं तो उसके द्वारा प्रोडक्ट के द्वारा जो बेनिफिट दिया जा रहा है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि हम जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं। अ प्रोडक्ट इज़ परचेज ओनली व्हेन इट प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर द मनी। तो जो मनी हम पे करेंगे उसके बदले हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिले, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले, तभी जाके हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सो दैट इज़ व्हेन कस्टमर फील दे आर गेटिंग द बेस्ट बेनिफिट। जब कस्टमर ऐसा फील करते हैं कि वो उन्हें बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है कंपेयर टू द कॉस्ट, जितना वो पे कर रहे हैं उसके बदले, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टमर वैल्यू। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमर वैल्यू। नाउ हम देखेंगे कि बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। पहला था क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। ठीक है, यहाँ लिखा है द कंप्लीट पैकेज अ कंपनी सेल्स लाइक फ़ोन, इट्स फीचर्स, प्राइस, वारंटी इस वाट द कंपनी पुट्स आउट देयर फॉर यू टू बाय। यानी जो कंपनी पूरा पैकेज आपके सामने ऑफ़र कर रही है, जैसे कि फ़ोन है, उसके फ़ीचर्स, उसकी प्राइस, उसकी वारंटी, आप उसे ख़रीद सकते हैं पूरा पैकेज, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट ऑफरिंग। बी ऑप्शन तो हमारा सही था, कस्टमर वैल्यू। सी है एक्सचेंज मैकेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, यू गिव मनी एंड द सेलर गिव्स यू द प्रोडक्ट, इट इज़ द डील हैपनिंग। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या है, ये एक ट्रेडिंग का प्रोसेस है और इसमें हम लोग पैसे देते हैं और सेलर जो है उसके बदले हमें प्रोडक्ट देता है, तो ये एक डील होता है। ठीक है, डी ऑप्शन है नीड्स एंड वांट्स। द रीज़न वाई यू बाय, यानी आप क्यों खरीद रहे हो। अ नीड इज़ अ बेसिक नेसेसिटी, फीलिंग हंग्री। मतलब नीड क्या है कि ये आपका बेसिक नेसेसिटी है, आपको उसे खरीदना ही है, आपकी ज़रूरतें हैं ये। ठीक है, एंड अ वांट, जैसे कि आप हंग्री फील कर रहे हो, भूखे हो। ठीक है, एंड अ वांट इज़ द स्पेसिफिक थिंग यू डिज़ायर। और वांट का मतलब है चाहना, कि हाँ मुझे ये पसंद है तो मुझे ये लेना है। जैसे कि आप बर्गर खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको पसंद है तो आप खरीदना चाहते हो, दैट्स नॉट योर नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी नीड हो गई और वांट जो आपकी चाहत है उसे खरीदने की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम 2। यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट का और हमें उन्हें मैच करना है। सबसे पहले है मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस चुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी यहाँ पे होगा कॉलम 1 में उसे हम मैच करने की कोशिश करेंगे। पहला है इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, रिसोर्स एलोकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी रिलेशनशिप। यानी कि इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है और उन्हें एक ग्रुप में किया जाता है। एक जैसे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको एक ग्रुप में किया जाता है। नाउ रिसोर्सेज एलोकेशन, यानी जो भी रिसोर्स है उन्हें एलोकेट किया जाता है और ऑथोरिटी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये काम है ऑर्गेनाइजिंग का। सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो यहाँ पे है कि आप पहले अपना स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस का है उसको इस्टेब्लिश करते हो और फिर जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके साथ आप मेजर करते हो, कंपेयर करते हो और जो भी डेविएशन आता है उसके लिए आप करेक्टिव एक्शन लेते हो। तो ये काम है कंट्रोलिंग का, यानी कि डी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इट शोज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन रियलाइजेशन ऑफ कॉमन
ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो दिखाता है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स को एक ऑर्डरली अरेंज करते हुए, ठीक है, जिसमें आपके यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एक साथ मिलकर काम करने को ये इंश्योर किया जाता है ताकि जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। तो एक साथ मिलकर काम करने वाला जो ये है यूनिटी ऑफ एक्शन, ये आपका रिलेटेड है बी नंबर कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, refer to different level in the organization created as a result of authority responsibility relationship binding individual as superior and subordinate। यानी कि इसका मतलब है कि ये अलग अलग लेवल्स को दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जिसके पास भी अथॉरिटी है, जिसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ये बताता है कि कौन किसका सुपीरियर है या फिर सबऑर्डिनेट है। सॉरी, ऑफ हो गया था लैपटॉप, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये तो इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। सो ये आंसर है सी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। सो मैंने एक साथ जो आंसर है उसको एक साथ कर दिया है, आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गन अमरोहा द जनरल मैनेजर ऑफ वेलवर्थ टेक्सटाइल स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। सो मिस्टर गन अमरोहा जो हैं वो जनरल मैनेजर हैं वेलवर्थ टेक्सटाइल के, और उन्होंने स्कैन किया बिजनेस एनवायरनमेंट को, और वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उन सब चेंजेस को उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडॉप्ट किया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने जितने भी चेंजेस है सबको अडॉप्ट किया है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट, लेकिन अभी भी उनके लिए डिफ़िकल्ट है क्या, फॉर हिम टू एक्यूरेटली एक्सेस द फ्यूचर ट्रेंड, यानी फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाला है ये जानना उनके लिए अभी भी डिफ़िकल्ट है। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग रिलेटेड टू द एबव, तो यहाँ पे आपको प्लानिंग के लिमिटेशन बताने हैं कि यहाँ पे कौन सा लिमिटेशन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी कि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में, यानी जो इन्वायरमेंट चेंज होते रहता है वैसे इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो यहाँ लिखा है, द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स चेंजिंग ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होते रहता है इन सब फैक्टर की वजह से, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कंपटीशन की वजह से, या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। वैसे तो हम लोग 5 डायमेंशन जानते हैं, ठीक है। इवन दो मिस्टर गन अमरोहा ट्राई टू अडॉप्ट टू दीज चेंजेस, जो मिस्टर गन अमरोहा हैं उन्होंने ये चेंजेस को अडॉप्ट करने की कोशिश भी की। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एक्यूरेटली, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाला है और इनके बारे में वो पता नहीं लगा सकते। सो दिस शोज़, तो यही दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट ये प्लानिंग का एक लिमिटेशन है। मे नॉट वर्क इफ़ेक्टिवली, मतलब बहुत अच्छे से हम काम नहीं कर सकते अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, यानी चेंज होते हुए इन्वायरमेंट में हम लोग अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। एज फ्रिक्वेंट चेंजेस कैन मेक इवन वेल प्रिपेयर प्लान आउटडेटेड और इनइफेक्टिव, यानी कि अचानक से कोई चेंजेस आ जाती है तो हम लोग जो पहले से ही प्लान किए हुए हैं वो हो सकता है आउटडेटेड हो जाए या इनइफेक्टिव हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। Name the step in the staffing process which enable the organization to offer opportunities for career advancement to their employees by facilitating learning, thereby helping the organization to not only attract but also retain its talented people in the organization। तो यहाँ बोल रहा है कि हमें स्टाफिंग प्रोसेस का वो स्टेप बताना है जो ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करे, किस लिए, तो कैरियर एडवांसमेंट के लिए, यानी किसके कैरियर एडवांसमेंट, एम्प्लॉय के, ठीक है, कि एम्प्लॉय अपना कैरियर एडवांस कर सकते हैं अपनी आगे, मतलब वो भी ट्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ बाय फैसिलिटेटिंग लर्निंग, सीखते हुए, सो देयर बाय हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ओनली, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प भी करेंगे और साथ ही साथ अपना कैरियर को भी एडवांस बना सकते हैं, नॉलेज और स्किल ले सकते हैं।
टू नॉट ओनली अट्रैक्ट बट ऑल्सो रिटेन इट्स टैलेंटेड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा कि जो टैलेंटेड पीपल है ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे बल्कि वहाँ पे रुकेंगे भी, ठहरेंगे भी बहुत दिनों तक, मतलब यहाँ पे उनको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये स्टाफिंग का कौन सा प्रोसेस है। तो मैंने तो क्वेश्चन में ही आंसर बोल भी दिया था, बट इसका आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, सो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट स्टाफिंग प्रोसेस का वो स्टेप है जो फोकस करता है एम्प्लॉय के इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, जैसे कि उनकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, ये सब चीज़ों को इन्हांस करना, उनके परफॉर्मेंस को इन्हांस करना। ठीक है, इट प्रोवाइड्स कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इनकरेज लर्निंग एंड ग्रोथ विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज बाय इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट। तो ये कहीं ना कहीं कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी देता है एम्प्लॉयज़ को और उन्हें इनकरेज करता है सीखने और बढ़ने के लिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो और लोगों को अट्रैक्ट करे, एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करे, और जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, अपना काम करते रहें, और बाय इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन उन्हें जॉब का सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और उन्हें कमिटमेंट भी मिलती है कि मतलब एक तरह से जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि वो अभी नहीं निकाले जाएंगे और उन्हें अभी कंटिन्यूसली उन्हें सीखने का भी मौका बहुत कुछ मिलेगा। आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, गेम ऑफ क्लोन्स अ रिप्यूटेड amusement company has decided to run an advertising campaign for which it is hiring various celebrities। तो गेम ऑफ क्लोन एक रिप्यूटेड कंपनी है जो डिसाइड किया कि एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन वो लोग चलाएंगे। ठीक है, कैसे, तो सेलिब्रिटीज़ को हायर करके। ठीक है, द कैंपेन इन्वॉल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹150 करोड़। उसमें उनका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो टोटल 150 करोड़ होगा। सो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कैसे, चलिए पढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिसीजन टू स्पेंड 150 करोड़ ऑन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो 150 करोड़ वो स्पेंड करना चाह रहे, खर्च करना चाह रहे, इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये, ऑल्सो नॉन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, because it involves a large amount of funds being invested to achieve future benefit। तो इसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 150 करोड़ कोई छोटी मोटी फंड नहीं है, और बीइंग इन्वेस्टेड टू अचीव, और हम ये इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें फ्यूचर बेनिफिट मिल सके, जैसे कि ब्रांड बिल्डिंग हो गया, हायर सेल्स हो गया, मतलब अपनी ब्रांड को और ज़्यादा प्रमोट करना, सेल्स बढ़ाना, मार्केट का ग्रोथ करना। सो इट इज़ नॉट अबाउट रेजिंग फंड, ये फंड रेज करने का नहीं है बल्कि, और मैनेजिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, और ये सिर्फ एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए नहीं है बल्कि ये कमिटमेंट है कि हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसका रिटर्न भी मिलेगा। सो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।